हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपना कंप्लीट किया था कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, कैसे क्योर कर सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह क्या क्या होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने उसके अंदर। उससे नेक्स्ट जो है हमारा वो है MTP। अब MTP क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स, और आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को लगभग कंप्लीट ही कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं MTP से। सो MTP होता क्या है? MTP इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन, इसका मतलब डॉक्टर की एडवाइस पर प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है उसके कंप्लीट होने से पहले fetus जो है उसको अबॉर्ट करवा सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन मतलब डॉक्टर के एडवाइस पर ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा करना लीगल नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जब इसको कर सकते हैं। ये एक तरह से क्या होता है, ये एक वॉलेंट्री प्रोसीजर होता है जब डॉक्टर एडवाइस देते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि कपल जो है उसको काफ़ी रिस्क होता है उसको बेबी को आगे कंसीव करने में, उसकी डिलीवरी तक उसको रखने में, तो डॉक्टर एडवाइस दे देता है कि आपको MTP का यूज़ कर लेना चाहिए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो इंडिया के अंदर 1971 में लागू हुआ था, और उसके बाद से क्या है कि ये जो है ये एक्ट चलता आ रहा है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसमें क्या है कि टर्मिनेशन हो रहा है, बट कई कंडीशन में होता है। किस किस कंडीशन में होता है? किसी भी रिस्की प्रेगनेंसी में, मतलब अगर प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे रिस्क हो, डॉक्टर ऐसा बोल रहा हो कि काफ़ी रिस्क है, बेबी नॉर्मल नहीं है या और कोई है, तो उसमें ये कर सकते हैं। ठीक है। रेप केस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, रेप केस में ऐसा करवा सकते हैं, या फिर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर होता है तो भी डॉक्टर एडवाइस दे देता है कि आपको MTP जो है उसको करवा लेना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारे इल्लीगल तरीक़ों से जो कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है, तो उसमें भी ये यूज़ हो सकता है। बट MTP जो है उसका कई बार मिसयूज़ भी हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन के दौरान अगर जो फिटस है वो फीमेल का है तो उसके दौरान भी बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो क्या करवा सकते हैं, टर्मिनेशन। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लीगली अप्रूव्ड नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ कुछ केस में, कुछ डिज़ीज़ में अगर डॉक्टर ये एडवाइस दे रहा है कि इसका टर्मिनेशन हो जाना चाहिए, तभी जो है ये लीगल है, तभी क्या है सेफ़ भी है, तो उस केस में इसका यूज़ कर सकते हैं MTP का। इंडिया के अंदर MTP जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से अभी चल रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर भी MTP जो है वो लगातार चल रही है। अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर के अंदर लगभग 4 से 5 मिलियन पर्सन जो हैं वो MTP प्रोसीजर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक बार देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यून सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट हुए हैं। तो WHO ने 1974 से ये सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो है उनको लागू किया था। तो एक बार देखते हैं कि किस एज में जो चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको कौन कौन से टाइप की वैक्सीन्स दी जाती है। तो सबसे पहले है बर्थ के टाइम पे BCG बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज बर्थ के टाइम पे दी जाती है। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन की फर्स्ट डोज बर्थ के टाइम पे दी जाती है। तो बर्थ के टाइम पे कौन कौन सी दी जाती हैं? BCG ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस B वैक्सीन्स दी जाती हैं। उसके बाद है फिर 6 वीक, जब 6 वीक का बेबी जब हो जाता है तब कौन सी डोज दी जाती है? DPT डिप्थीरिया, पिट्रियोसिस और टेटनस।
इनकी ये क्या दी जाती है, डोज दी जाती है। ये फर्स्ट डोज दी जाती है डीपीटी की। ओरल पोलियो की सेकेंड डोज दी जाती है, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड डोज दी जाती है। और हेपेटाइटिस बी जो है उसकी भी सेकेंड डोज दी जाती है जब 6 वीक का बेबी हो जाता है। उसके बाद है फिर 10 वीक में अगेन डीपीटी की सेकेंड डोज दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन की थर्ड डोज दी जाती है। ये लर्न करना पड़ेगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है फिर 14 वीक में डीपीटी की थर्ड डोज दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन की फोर्थ डोज दी जाती है। उसके बाद है फिर 6 से 9 मंथ में के दौरान 6 से 9 महीने के बीच में कौन सी दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसकी 5th डोज दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है उसकी भी 5th डोज दी जाती है। उसके बाद है फिर 9 मंथ, जब 9 मंथ का बेबी हो जाता है तब क्या दिया जाता है उसको, मीज़ल्स की वैक्सीन दी जाती है उसको। मीज़ल्स की वैक्सीन उसको लगाई जाती है। मेनली क्या है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि चिल्ड्रन के अंदर ये डिज़ीज़ हो ही जाती हैं। फिर है 15 से 18 मंथ के बीच में कौन से टाइप के वैक्सीन्स का बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, MMR, मीज़ल्स, मम्स एंड रूबीला। मीज़ल्स, मम्प एंड रूबीला एक कंबाइंड फॉर्म में वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है जिनका यूज़ किया जाता है। डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज दी जाती है इस टाइम पे, और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसकी 6th डोज दी जाती है। जब 5 ईयर का हो जाता है बेबी तब डीपीटी का सेकेंड बूस्टर वैक्सीन की डोज दी जाती है, और ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसकी 7th डोज दी जाती है। 10 ईयर में क्या दिया जाता है, टेटनस जो है, टेटनस का वैक्सीन दिया जाता है, थर्ड बूस्टर डोज। 15 से 16 ईयर ये एंड होता है, मतलब जब तक जो चिल्ड्रन जो हैं जब तक उनको ये डोज दी जाती हैं, तो 15 से 16 साल की एज जो है उसमें क्या है, लास्ट वैक्सीन दी जाती है उसको, जो कि टेटनस की होती है, जो 4th बूस्टर डोज होती है। तो ये है कुछ एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कुछ एक क्या है कि जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके एरेडिकेशन के लिए भी कुछ एक प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम। तो इस तरह से कई सारे प्रोग्राम थे जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उनके लिए ये सारे प्रोग्राम चले गए थे कि जैसे जैसे कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई एक्ट बना रखा है, कोई ना कोई उसके लिए नियम बना हुआ है कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। टाइम टू टाइम जैसे ही कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलनी स्टार्ट हो जाएं या फिर जैसे किसी डिजीज़ के फैलने का टाइम पीरियड आ जाता है तो गवर्नमेंट उससे पहले कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है पॉपुलेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो कौन कौन सी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं और किस तरह से वो फैलती हैं, कौन कौन से एजेंट होते हैं और उनके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले है गुनेरिया। गुनेरिया का कॉजिंग एजेंट एक बैक्टीरिया है जो है निज़ेरिया गुनेरिया, ठीक है, निज़ेरिया एंड गुनेरिया। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इस पे, जो हमारी यूरिनोजेनाइटल मेम्ब्रेन होती है, यूरिनोजेनाइटल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितनी बार भी यूरिन के लिए जाता है पेशेंट उसको बहुत पेन होता है, तो पेनफुल यूरिनेशन, साथ साथ में क्या होता है डिस्चार्ज होता रहता है जेनाइटल पार्ट से। अगर मान लिया कोई फीमेल जो है वो इन्फेक्टेड थी तो उसका बेबी जो होगा वो भी इन्फेक्टेड होगा, तो सिम्टम्स कैसे होंगे, उसकी आइज़ जो होती हैं वो स्वालअप होते हैं, आइज़ जो होते हैं वो स्वालअप होते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, नियोऑप्थेलीमिया। उसके बाद है सिफिलिस। सिफिलिस जो है इसका कॉजिंग एजेंट भी एक बैक्टीरिया है जो है ट्रिपोनीमा पैलिडियम। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सोर्स एंड द लीजन्स इन जेनिटल ट्रैक, मतलब क्या है कि छोटे छोटे घाव बनने शुरू हो जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन होती है काफ़ी ज़्यादा जब यूरिनेशन होता है। उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस का कॉजिंग एजेंट एक प्रोटोजोआ है जो कि है ट्राइकोमोना। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, वेजाइना में काफ़ी इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और इचिंग और डिस्चार्ज साथ में होता है। उसके बाद है जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस जो है इसका कॉजिंग एजेंट एक वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2
अब इसमें क्या होता है, सेम वही कि ब्लिस्टर मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से छोटे छोटे कुछ स्पॉट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, फिर उनके अंदर फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। तो जेनाइटल पार्ट्स पे ये होता है, फीवर हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है कॉजिंग एजेंट है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया। इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मतलब भूख लगनी बंद हो जाती है। नोजिया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, या फिर वॉमिटिंग हो भी सकती हैं। ब्राउनिश यूरिन, यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउनिश हो जाता है, और जो वेस्ट होता है, स्टूल जो होता है, वो बिल्कुल ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं कुछ एक एसटीडीज़ के। नेक्स्ट जो एसटीडी है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो जो इसका कॉजिंग एजेंट है वो एक वायरस है, और वो भी कैसा, रेट्रोवायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। वायरस का अगर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है तो उसको रेट्रोवायरस बोलते हैं हम। तो कौन सा, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। अब क्या है कि ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जा कर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। नॉर्मली क्या है, जैसे कोई सेल है, ये क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल DNA है, तो प्रोसेस कौन सी होती है, सेल क्या परफॉर्म करती है, पहली सेल क्या करती है, DNA जो है उससे mRNA का फॉर्मेशन होता है, mRNA से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली किसी सेल के अंदर ये प्रोसेस चलती है। DNA से mRNA बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। mRNA से प्रोटीन बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। बट इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे कौन सा है, RNA है। अब RNA जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होएगी, RNA से ही शुरू होएगी। तो पहले क्या होगा, अब इसमें RNA से DNA बनेगा, इसका मतलब DNA से RNA बनता था तो ट्रांसक्रिप्शन, अब RNA से DNA बनेगा तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को करवाता है। HIV का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। ये है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, दो प्रेजेंट है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और इसी के साथ में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम, कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। और इसके बाहर कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, GP120 बोलते हैं। GP120। अब ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है वायरस तो बॉडी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो क्यों नहीं कर पाती है, वैसे तो हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर से कोई एजेंट आया तो एज ए एंटीजन रिएक्ट कर रहा है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने स्टार्ट कर देती है। बट इसके केस में ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो ये यहाँ पे GP120 जो है, ये GP120 ये जो है इनके ऊपर क्या है कि एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। और वो एक्स्ट्रा कवरिंग जो है वो क्या है, एंटीजेनिक मतलब क्या है कि एंटीजेनिक, एंटीजन जो है उनके अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है कि
एंटीजन की तरह जब हमारी बॉडी के अंदर ये जाएंगे तो एंटीबॉडी इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनके ऊपर एक कवरिंग बनी होती है, तो उसकी वजह से डिटेक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ कुछ टाइम के लिए जब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना होता है तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए क्या होता है कि बॉडी जो है वो इसको डिटेक्ट कर पाती है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, अदरवाइज़ नहीं कर पाती है। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूखा ना लगना। लॉस ऑफ वेट मतलब क्या है कि लगातार बॉडी का जो वेट है वो अगर एड्स हो गया है किसी को तो उस केस में कम होता रहता है। सॉरी। लो ग्रेड फीवर तो मतलब क्या है कि जो पेशेंट है उसको हमेशा लो ग्रेड फीवर रहेगा। इरिटेशन इन जेनेटल पार्ट्स तो जो उसके जेनेटल पार्ट जो होंगे उनमें लगातार इरिटेशन होगी। तो मतलब क्या है कि हाँ, और सबसे बड़ा जो है इसका सिम्टम्स वो है लॉस ऑफ इम्यूनिटी। लॉस ऑफ इम्यूनिटी मतलब इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ेज़ जो हैं वो आ जाते हैं बॉडी में। और अगर एड्स जो है एड्स एक लंबे टाइम से चल रहा है तो उसकी वजह से और क्या हो सकता है, स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये हमने बताया कि भाई एड्स क्या होता है, कॉजिंग एजेंट क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो एड्स जो है इसके लिए एक सिंबल भी दिया हुआ है। तो सिंबल जो है वो कौन सा है एड्स का, कुछ इस तरह का सिंबल जो है वो एड्स के लिए दिया जाता है। एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें क्या है, कुछ गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के जितने भी पर्सन होते हैं वो गाइड करते हैं लोगों को, इसके बारे में बताते हैं प्रिकॉशंस कैसे कर सकते हैं, सेफ्टी कैसे हो सकती है, कैसे ये फैलता है, इन सब के बारे में बताया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, सबके अंदर उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है एड्स डे के नाम से। 1 दिसंबर जो है उसको एड्स डे के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्या है, एड्स जो है उसका फर्स्ट केस जो है वो 1981 में यूएसए में मिला था। सबसे पहले यूएसए में मिला था 1981 में। इंडिया के अंदर 1986 में इसका फर्स्ट केस मिला, वो भी कहाँ मिला, चेन्नई के अंदर। इंडिया में चेन्नई में मिला, 1986 के अंदर मिला। तो ये हमने पढ़ा है एड्स के बारे में। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, और अगर इनफर्टिलिटी है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या हम कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कपल्स जो होते हैं, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, कपल्स जो होते हैं वो फर्टाइल नहीं हो पाते या फिर फीमेल जो है वो बेबी को कंसीव नहीं कर पाती हैं। कई सारी प्रॉब्लम इसमें हो सकती हैं। तो इनफर्टिलिटी जो है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो है वो है क्या? प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है कि जो कपल है, मतलब जो पेशेंट है वो कंसीव ही नहीं कर पा रहा है,
नॉट कंसीव, मतलब उसने पहले भी कंसीव नहीं किया है और लगातार वो आगे भी अभी कंसीव नहीं कर पा रहा है। सेकेंडरी का मतलब क्या है कि वो क्या है कि पहले उसने कंसीव कर रखा है बेबी को, बट एक लंबे टाइम से कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो इसमें तो क्या है कि कंसीव हो ही नहीं रही है, फीमेल जो है, मेल या फीमेल किसी में भी प्रॉब्लम है। और इसमें क्या है कि पहले कंसीव हुआ था बट उसके बाद एक लंबे टाइम पीरियड से इनफर्टिलिटी आ चुकी है, तो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स। तो अब यहाँ मेल और फीमेल दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी देखते हैं हम। मेनली क्या है कि मेल के केस में बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के केस आते हैं। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर क्या है कि स्पर्म का काउंट बहुत ज़्यादा होता है, 200 to 300 मिलियन, बट उसमें से लगभग 2 to 2.5 जो होते हैं परसेंटेज जो होती है वही क्या है कुछ नॉर्मल होते हैं, बाकी क्या होते हैं बहुत सारे एबनॉर्मल हो जाते हैं। और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया या फिर एजूस्पर्मिया, तो कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी कम हो गया है। एजूस्पर्मिया का मतलब क्या हुआ कि स्पर्म काउंट जो है वो क्या है बिल्कुल ना के बराबर, मतलब स्पर्म जो है स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा है उसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम है। बाकी और भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे ड्रिंक करने से, स्मोक करने से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या है, एन ओव्यूलेशन मतलब अगर फीमेल के केस में क्या हो, अगर सेकेंडरी oocyte मतलब एग बने ही ना, एग का फॉर्मेशन ना होता हो, या फिर एग जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता हो, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम में कोई प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम हो, तो ये जितने भी प्रॉब्लम है ये फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी को शो करती हैं। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग फेज जो है वो रेगुलर नहीं आ रहा हो, या फिर कोई जेनाइटल प्रॉब्लम हो, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ये इनफर्टिलिटी के लिए तो हैं, बट क्या इनके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ है? इनके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ कोई प्रोसीजर कर सकते हैं? ART, अब ये क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? असिस्टेड, जो कपल्स इनफर्टाइल हैं, इनफर्टिलिटी के शिकार हो चुके हैं, उनको क्या किया जाता है? असिस्ट किया जाता है कि किस तरह से वो कंसीव कर सकते हैं। तो इसमें कई सारी टेक्निक यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही आ जाएगा ये सब। IVF इज़ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ़र। IUT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ZIFT GIFT ICSI। तो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब एक तरह का ये क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया गया, फिर उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया गया, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम इसको। तो सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को किसने अटेम्प्ट किया था? सबसे पहले जो है वो डॉक्टर पिट्रियूसी ने सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा करके 29 डेज तक एम्ब्रियो जो है उसको बॉडी के बाहर ही रखा था। मतलब ऐसी कंडीशन में रखा जैसे कि क्या है कि उसको वॉर्म के अंदर कंडीशन मिलती हैं, ऐसी कंडीशन में रखा था। डॉक्टर
एडवर्ड एंड डॉक्टर स्टेफो डॉक्टर एडवर्ड और डॉक्टर स्टेफो जो है, इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, तो इन डॉक्टर्स ने फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया था। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन। ये एक बेबी गर्ल फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई थी, क्योंकि जो मदर जो थी इसकी, जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया गया था, उसकी जो फेलोपियन ट्यूब थी उसमें ब्लॉकेज था, वो नॉर्मली काम नहीं कर रही थी। तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम पर ये अटैम्प्ट करके देखा गया था। ओके, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो इंडिया में किसने किया था? 1978 में ही हुआ था। इंडिया के अंदर भी 1978 के अंदर डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने किया था इंडिया में। और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम क्या है? कनुप्रिया अग्रवाल, या फिर उसको दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये था कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो था वो वर्ल्ड में कौन सा था, इंडिया में कौन सा था, और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसको अटेम्प्ट करने के लिए किसको सबसे पहले मतलब सबसे पहले किसने उसको अटेम्प्ट किया था? ईटी क्या होता है? ईटी इज द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। बहुत सारे फीमेल जो है उनमें प्रॉब्लम होती है कि जायगोट तक तो सब ठीक है, मतलब स्पर्म ट्रांसफ़र भी हो गए थे, फ्यूज़न भी हो गया था, जायगोट भी बन गया था, बट उसके बाद जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो एम्ब्रियो उनके अंदर क्या है, ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। बहुत सारी फीमेल में एम्ब्रियो नहीं बन पाता है, तो उसके केस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईयूटी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, मतलब यूट्रस के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एआई यहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब स्पर्म जो है उसको डोनेट करना, स्पर्म जो है ट्रांसफ़र करवाना आर्टिफिशियल तरीके से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पर्म जो है वो नेचुरली ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है फीमेल के अंदर, तो उस कंडीशन में एआई का यूज़ किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कपल में जो मेल है उसके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बन पा रहा है, या फिर मेल जो है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है ढंग से। तो उस केस में क्या है, स्पर्म जो है उसको डोनेट भी किया जा सकता है, किसी दूसरे पर्सन, किसी दूसरे मेल के स्पर्म को फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब जायगोट को डायरेक्ट इंट्राफेलोपियन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। GIFT, गैमीट्स इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। कई बार क्या होता है कि गैमीट्स के बनने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो जब तक एग की या स्पर्म की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तब आगे की प्रोसेस कैसे हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि ट्रांसफ़र करवा दिए जाते हैं जो गैमेट्स होते हैं। किसी फीमेल में अगर प्रॉब्लम है तो किसी दूसरे फीमेल के गैमेट को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेल में है तो मेल में भी कर सकते हैं। ICSI, इंट्रा सेल्यूलर बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक बोल सकते हैं, सेल्यूलर स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासेल्यूलर स्पर्म इंजेक्शन। डायरेक्ट क्या किया जाता है इसमें कि जो स्पर्म सेल जो होते हैं उसको इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट एग सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। सॉरी। तो ये है हमारी कुछ एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी
जिनकी वजह से जो इनफर्टाइल कपल्स हैं उनमें भी आगे चांसेस होते हैं कि बेबी हो सकते हैं। एक और जो है एक्ट वो है कि अडॉप्शन। अब अडॉप्शन जो है उसमें क्या होता है कि लीगल राइट होता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कपल जो इनफर्टाइल हैं वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या है, कुछ एक नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। उन सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद ही बहुत सारे क्या होते हैं कि जो बच्चे जो होते हैं उनको अडॉप्ट किया जा सकता है और कानूनी तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी के केस में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। एक और है इसके अंदर सैरोगेसी या फिर सैरोगेट मदर। अब क्या है कि ये भी क्या होता है, एक तरह से लीगली अप्रूव्ड होता है। तो इसमें क्या है कि कोई एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि किसी दूसरी फीमेल को, कोई दूसरी फीमेल, अगर किसी कपल में फीमेल को प्रॉब्लम है तो किसी दूसरी फीमेल को एज ए सैरोगेसी के लिए चॉइस कर सकते हैं। उस फीमेल के अंदर जो मेल जो है मेल डायरेक्टली उसके स्पर्म को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, या फिर जो फीमेल है उसका जो एग है और मेल का जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइज्ड करवा करके ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो वो क्या करती है, पूरा जेस्टेशन पीरियड उसी के बॉडी में चलता है। तो ये भी क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि इतने टाइम के बाद जो है बेबी को मतलब पूरी डेवलपमेंट तुम्हारे पास होगी, उसके बाद क्या है कि उसका पूरा हक जो है वो हमारा होगा। तो इस तरह से क्या है कि ये कर सकते हैं। तो ये है कुछ एक ऐसे राइट्स या ऐसे कानून बोल सकते हैं या फिर कुछ एक ऐसे प्रोसेस बोल सकते हैं जिसके थ्रू इनफर्टाइल कपल्स जो हैं उनमें भी आगे चांसेस हैं कि बेबी उनमें हो सकते हैं, बेबी वो पैदा भी कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि आज के टाइम पे इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बड़ा आसान सा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी छोटा चैप्टर भी है। तो आई थिंक सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। तो आज की वीडियो जो है आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर लिखना कमेंट में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड थैंक यू।